नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो बेसिक साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक साइंस में हम लोग सबसे पहले फिज़िक्स का स्टार्ट किए हैं लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोगों का 31th डे होने वाला है और जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। और ये वर्क एनर्जी पावर अगर आपके एक एएलपी टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में आएगा। और बाकी अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे जेई का पेपर हो या आपके स्टेट में झारखंड एसएससी है, अभी जैसे बिहार में अब काफ़ी सारे फॉर्म आने वाले हैं, अभी एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ गई है। तो देखिए अगर बात की जाए वर्क एनर्जी एंड पावर की, तो अभी हमने देखिए आज तो पूरा का पूरा हमने वर्क, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, वर्क वर्क की पूरी थ्योरी हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, कई सारे क्वेश्चन भी किए थे, मतलब डिटेल एनालिसिस 1 घंटे का लेक्चर में था वो। और आज कंप्लीट एक तो आपका पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में और आपके अदर जो भी एग्जामिनेशन है, साथ के साथ एक्सपेक्टेड ग्राफ का जो क्वेश्चन हो सकता है अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, या उसके अलावा जो भी मुझे एक्सपेक्टेड लगा है वो मैंने ले लिया है। और देखिए इस सेशन को, आज का जब सेशन कंप्लीट करिएगा उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा, ठीक है ना। मतलब इस टॉपिक से मैंने पहले ही कहा था जब मैंने स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी पावर की, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2018 में एलपी टेक्नीशियन और आपका ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन पूछे। तो जब आप वर्क को ही देखिएगा तो कम से कम 100+ पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो अब देखिए वो सारे सारे 100 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या थे, रिपीटेड थे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर था तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। मतलब फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा और आज का भी लेक्चर कर लेंगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा, फार्मूला भी एक जगह हो जाएगा, और कैसे फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में वो भी आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात इतना क्लियर हो गया तो सभी को मेरे तरफ से क्या है, जय गुरु, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या करना है आप लोगों को, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विद अभी। और देखिए जितनी अपडेट है, क्लासेस की अपडेट है, कंटेंट की अपडेट है, वो सभी आपको यहीं पर मिलती है। तो फोकस स्टडी विद अभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वर्क नहीं कर रही है वो लिंक तो आप खुद से सर्च करिएगा फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम में और आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। और आपको यहाँ मैं चैट में भी आपको लिंक दे दिया है। तो आज की क्लास आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या करना है हमें। वर्क टॉपिक पे पूरा प्रैक्टिस सेशन आज होगा, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर के भी है, एक्सपेक्टेड भी, और जितना आपसे बन सकता है। देखिए अप टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए ना, जो आपकी एग्जामिनेशन है, एलपी टेक्नीशियन है, बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, झारखंड एसएससी है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आपको कंटेंट देने की कोशिश की है साइंस लेक्चर में। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखा करके वो क्वेश्चन करवा देना, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको केवल फिजिक्स में केवल वर्क चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, और ना केवल आपको केवल फिजिक्स पढ़ना, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, जीके में सारा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर। तो इस तरह से इतनी चीज़ों को लेकर के आप फिर रिवाइज कब करिएगा। अल्टीमेट जब 20 दिन पहले आपके हाथ में एडमिट कार्ड होगा तो वही स्टूडेंट क्या होता है, या फिर मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तैयारी छोड़ देता है, जो इस तरह से तैयारी नहीं कर पाते एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि चीज़ों को आपको रिवाइज भी करना है। तो आपको रिवाइज करने के लिए क्या है, एक कलेक्टिव मैनर में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। यूट्यूब में यही होता है कि इस तरह के क्वेश्चन करवा करके आपको कोर्स या फिर बुक को सेलिंग करा दिया जाता है, और बाकी फिर आप उसको बना बना के उब सा फील हो जाते हैं। लेकिन यही आप उठाइएगा पीवाईक्यू, आप मेरा पहला लेक्चर देखिए और आज का लेक्चर, इसके बाद आपको कोई लेक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड सारे निकल जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए 124th क्वेश्चन है आज हम लोगों का। 123 हमने क्वेश्चन डिस्कशन भी किए हैं फिजिक्स में 31th डे में, और पूरा 4 टॉपिक हमने कवर किया है। वर्क एनर्जी का आज हम लोगों का सेकंड क्लास है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है कंटेंट, कोई टेंशन नहीं इसमें। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल, एकदम इजी से सवाल लिया है, क्योंकि देखिए जितना इजी बन सकता है और जितना हार्ड बन सकता है मैंने करवा दिया भाई। अब इसके अलावे आप कहीं से कीजिए, डजेंट मैटर, बस इतना हो जाएगा आपका तो आपका क्लियर है भाई। किसी वस्तु पर, और देखिए मैंने प्रैक्टिकली मैं व्यू भी कराऊंगा कि किस प्रकार नेगेटिव वर्क होगा, न्यूमेरिकल में कैसे आप समझ जाएंगे चीज़ों को, भी ऑप्शन से भी क्लिक आउट कर सकते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर इसे 9 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य का मान बताएं, ठीक है ना। इंग्लिश में कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9 मीटर, देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी वस्तु का, चलिए इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आदत है न्यूमेरिकल हो चाहे स्टेटमेंट पूरा डिटेल में पढ़ने का, और एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको दिक्कत नहीं होगा जीवन में कभी भी। कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है,
इस वस्तु पर क्या किया गया है, 50 न्यूटन का बल लगाया गया, यानी कि फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो हम इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहे हैं। उसे 9 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी ए पोजीशन पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका बी पोजीशन में आ गया, और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो किए गए कार्य का मान बताएं, ठीक है ना। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अच्छा पहले तो फार्मूला में ये बताइए, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया आपका, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ये है आपका, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में थीटा की बात की जाए तो क्या हो गई, 0 डिग्री। और मैंने बताया था क्या कि 0 डिग्री पे क्या होता है आपका मैक्सिमम वर्क होता है, याद आ रहा है। ये मैंने आपको बस रिकॉल करवाया है मैक्सिमम वर्क के बारे। चलिए अब आइए, यहाँ पर फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है, ठीक है ना। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 9 मीटर है, 9 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री कैसे आया, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होने के कारण। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45, यानी कि 450, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जूल में, ठीक है ना। और क्योंकि एंगल का कोई क्या नहीं होता, यूनिट होता नहीं है, इसलिए 450 जूल। ये सब हमने बता दिया था भाई, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी आई थिंक। अच्छा, एक लड़के ने मुझे मैसेज भी किया था पर्सनली कि मैंने आपको क्या बताया था, एक डाटा बताया था, 1 जूल इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1 जूल इक्वल्स टू मैंने आपको बता दिया था 10⁻7 अर्ग। ये मैंने आपको डाटा बताया था, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। तो ये पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, तो ठीक है हम आपको लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर लास्ट में मैं भूल गया तो फिर वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि अभी मैं टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी फ्रेश माइंड है, तो इन सारे क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी देखिए, ये जो मैंने वैल्यू बताया था 1 जूल इक्वल्स टू, ठीक है ना, 10⁻7 अर्ग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आप तो प्रूव कर दूंगा। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे जानकारी है, कि देखिए कोई मतलब नहीं है मेरे जानकारी को टेस्ट करने से। हाँ इतना है कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें किया हूँ भाई, और मैं जिस तरह से देखिए फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ न्यूमेरिकल का टॉपिक। देखिएगा मैथ को कैसे मैं अप्लाई करने सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ का भी अच्छा मेरा पोर्शन है, रीजनिंग भी एक अच्छा है, जीके का आप देख सकते हैं कंटेंट, स्टैटिक हो, हिस्ट्री और पॉलिटी का भी मैंने कंटेंट दे रखा है। बाकी ठीक है, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, ये हमें डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा 1 जूल को। जब आप CBT 2 में बैठेंगे तो दिखाएंगे हम आपको क्वेश्चन, खैर ये सेशन चलेगा तब, कि आप जूल में आंसर ला रहे हैं लेकिन ऑप्शन आपको अर्ग में दिया हुआ रहेगा, या तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें होती है। उसी प्रकार जूल का कैलोरी से भी एक रिलेशन होता है, तो आप जूल में निकालेंगे लेकिन ऑप्शन आपका कैलोरी में मिलेगा जब आप हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बाकी इसको हम प्रूव कर देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। अगला सवाल 125 क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 10 kg की कोई एक वस्तु है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 15 मीटर तक जाती है। तो किए गए कार्य का मान बताएं आप। कोई एक ऑब्जेक्ट है, 10 kg ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कवर्स आर डिस्टेंस 15 मीटर, फाइंड द वर्क डन। अच्छा क्वेश्चन है, आपका मोशन से रिलेट किया गया है वर्क डन को, वर्क डन का चैप्टर को। तो देखिए इसको कैसे बनाइए, क्या बोला गया है कि कोई एक वस्तु है जिसकी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन दे दी गई 3 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट है, इसकी मास कितनी है, 10 kg है, ठीक है। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। और आपसे क्या पूछा है, वर्क डन बताना है आपको, ठीक है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ये 10 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3 मीटर सेकंड इसका ये जो है, इसकी एक्सेलरेशन आपको दे दी गई है, A4 एक्सेलरेशन कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये इस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के साथ क्या कर रही है, ये 15 मीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर रही है। यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आपका 15 मीटर आपका ये डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने, ठीक है ना। कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है। अब वर्क डन कैसे निकलेगा, देखिए वर्क डन का हमें पता है क्या फॉर्मूला है, क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक तो ये चीज़ क्लियर है कि इधर एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक, फोर्स भी इधर ही लग रही होगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वैल्यू फोर्स की पता होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे दिया गया, 15 मीटर। फोर्स आपको दिया नहीं है, तो फोर्स का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको दे दी गई है और आपको मास का वैल्यू भी दे दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये पता बस इतना सा चेक किया गया है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। अब फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मास की वैल्यू कितनी दी गई है 10 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है तो 15 मीटर, ठीक है। तो 15 या 45 यानी कि 450 इसका भी आंसर हो जाएगा जूल, ठीक ठीक है। तो ये हो गया आपका 125 क्वेश्चन। अब चलते हैं 126 क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अप्लाई करना सीख जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका एप्लीकेशन कराया गया है मोशन। ये देखिए यही इसी को बोला जाता है टफ टॉपिक मतलब क्वेश्चन। एक तो वर्क का भी इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका वर्क का कंसेप्ट है, ठीक है ना। वर्क का कंसेप्ट पूछ लिया गया है और प्लस मोशन चैप्टर का भी कंसेप्ट पूछ लिया गया। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि 5 kg की एक वस्तु है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो किए गए कार्य का मान बताए। A 5 kg object start moving from rest and after 5 seconds the velocity of object is 10 meter per second. What is the work done? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि 5 kg की कोई एक वस्तु है, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 kg की, ये एक ऑब्जेक्ट है 5 kg की जो विरामावस्था से यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या हो गया आपकी यू की वैल्यू 0 होती है। ये सब देखिए हम आएंगे जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब, जब भी विरामावस्था या फिर रेस्ट की बात की जाए यानी कि यू की वैल्यू कितनी है 0 है, चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद जब टी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5 सेकंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। एंड आफ्टर 5 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वर्क डन। अब से यह पूछा गया क्या किए गए कार्य का मान बताइए, यानी कि आपको वर्क का मान निकालना, यानी कि कार्य निकालना। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बॉडी इधर मूव कर रही है, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो जब भी एंगल का कोई बात नहीं किया जा रहा हो या फिर कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया है कि फोर्स इधर लग रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन, सुनिएगा मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब आपको ये लेके चलना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया गया है, वहाँ पे थीटा नहीं मेंशन किया, वहाँ उन्होंने वर्ड यूज़ किया है अपोजिट डायरेक्शन, यानी वो बोलना चाह रहे कि एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, या फिर वो बोल दे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो एक दूसरे के पर लंबवत है या परपेंडिकुलर है, तो वहाँ उन्होंने बोल दिया है 90 डिग्री की बात। और अगर ये वर्ड यूज़ नहीं किया है और ये वर्ड यूज़ नहीं किया और कोई एंगल की वैल्यू नहीं दी है 60 डिग्री 30 डिग्री कोई भी वैल्यू, तो आपको ये समझ लेना है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री की बात की गई। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 5 kg की एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में इसका वेग इतना हो जाता है, तो कार्य का मान बताइए, ठीक है। तो कहीं भी ना तो परपेंडिकुलर की बात की गई है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन, यानी सिंपल सी बात है, जिधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स है और इधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। अब आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये इतना मैंने इसलिए बताया था कि कॉस थीटा से लेकर परेशान नहीं होइएगा एग्जाम में, हमेशा कॉस थीटा लिखना भी जरूरी नहीं है, ये आपको माइंड में ही चीज़ें समझनी होगी। तो अब हमें निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सबसे पहले, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए मोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो एक फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू दी गई है 10, u की वैल्यू क्या है 0 और t की वैल्यू कितनी है 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो एक वैल्यू आपका निकल गया। मास आपका गिवन है 5 kg। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अब आपको निकालना है, यानी s की वैल्यू निकालनी है। तो s कैसे निकल सकता है, s के कई सारे फार्मूला है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी होता है, या फिर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एल टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि s निकालना है तो u की वैल्यू क्या दी गई आपको 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया कितना 2, और t की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेकेंड, यानी कि
5 का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है, यानी कि 25 हो जाएगा। ये 2 इधर से काट ले तो एस की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 25 मीटर। तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देना है। क्या कैलकुलेट कर देना है, यहाँ पे आपका निकल गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन। यहाँ मैं लिख दूँ क्लियर, वर्क डन हमें निकालना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हमें पता नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की वैल्यू आपको पता है, एम कितनी दी गई है, मास दी गई है आपको कितना, 5 kg। मास की वैल्यू दे दी गई है 5 kg। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 दूनी 10 यानी कि 250 जूल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही हो गया आपका क्या क्वेश्चन, टफ हो गया। इसमें क्यों टफ हो गया, क्योंकि आपका वर्क डन का भी कंसेप्ट पूछ लिया, प्लस मोशन चैप्टर में भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं या नहीं, ये फार्मूला आपको याद है या नहीं, यही बस आपको चेक किया गया इस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आइए कल एक, अभी मुझे याद आ गया कि कल हमने जो एक क्वेश्चन कराया था यूनिट वेक्टर का, उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब देखिए बाय मिस्टेक हो गया था वो चीज़ें, मैं उसको अभी सॉल्व करवा दे रहा हूँ, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ताकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे एक भाई ने उनका नाम बड़ा एक्टिव बंदा है, वो एलपी उनका नाम, मतलब एलपी नाम नहीं है उनका, उन्होंने लिख रखा है, जो भी उनका नाम हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर उस पिछले क्लास में जो गलती हुई थी, ठीक है। देखिए डाटा तो मुझे याद नहीं है पिछले क्लास में क्या लिया था, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एक वैल्यू लेकर के। आपको एफ वेक्टर दिया गया है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी गई है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वर्क डन, तो आपको पता है वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, एफ इंटू एस, ठीक है ना, ये हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता है भाई, ठीक है, क्लियर है। और हमने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि आई कैप इन डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप होगा, यहाँ पे डॉट होगा, इक्वल्स टू क्या होता है 1। उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था क्या, कि आई कैप डॉट जे कैप के साथ वैल्यू जीरो होगी, जे कैप डॉट के कैप के साथ जीरो होगी, और आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू जीरो होगी, ठीक है, ये याद है आपको। तो अब हमें करना कुछ नहीं था यहाँ पे, बस सिंपल सा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप यहाँ मैंने लिखना था, और यहाँ पे डॉट, ठीक है ना, एफ डॉट होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। उसके बाद एस वेक्टर का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। कुछ नहीं था, बस यहाँ पर केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। देखिए 2i कैप हो गया, तो 2i कैप को एक बार पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3j कैप है तो उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3k कैप को i कैप 2j के प्लस 9k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2i को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i इंटू आई, तो 2i इंटू आई, तो i कैप डॉट i कैप है ना, बीच में डॉट है, तो i कैप डॉट i कैप क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप, तो i कैप और j कैप क्या हो जाएगा, i कैप और j कैप अभी आपको मैंने बताया ये क्या होगा, जीरो होगा, j कैप k कैप जीरो हो जाएगा, i कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो भी उसके अलग में रहेगा, अगर सिमिलर नहीं रहेगा तो 1 होगा, मतलब नहीं रहेगा तो जीरो हो जाएगा, सिमिलर रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार 2i कैप प्लस 9k कैप, तो i कैप और k कैप है, तो i कैप और k कैप क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर। फिर प्लस इसके बाद इधर j कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये वैल्यू एक आ गई। उसके बाद जब j कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो क्या आएगा, j कैप डॉट i कैप, यहीं पे शायद गलती हुआ था, तो देखिए j कैप है और i कैप है, तो j कैप और i कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, j कैप और i कैप तो जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। कल के वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। फिर j कैप को 2j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो j कैप और j कैप 1, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। फिर j कैप और 9k कैप, तो j कैप और k कैप से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा, यानी कि j कैप और यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। फिर प्लस इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k कैप i कैप, तो k कैप और i कैप है, k कैप और i कैप क्या होता है 0, यानी कि ये हो गया आपका 0, प्लस 3k कैप और 2j कैप, यानी कि k कैप है और j कैप है, यानी कि k कैप है और j कैप, ये क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ ये भी वैल्यू हो गया 0।
फिर 3 के कैप और 9 के कैप है, यानी कि के कैप है, यहाँ भी के कैप है, तो के कैप कैप के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया आपका 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आया आपका 2, और इधर क्या आया 27। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा 31 जूल वर्क डन। ठीक है, तो बस यहाँ आपको मैं ये बतलाना था कि जब भी आई कैप, ठीक है ना, आई कैप डॉट आई कैप होगा तो वैल्यू 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप होगा तो 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप होगा तो 1 होगा। बस ये आपको याद रखना, बाकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, या उसके अलावे अगर कुछ भी आ जाए, आई कैप के साथ जे कैप आ जाए डॉट के साथ तो 0, जे कैप डॉट के कैप आ जाए तो 0, आई कैप डॉट के कैप आ जाए तो 0। बस ये 3 कंडीशन आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का बोल रहे हैं 126 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अच्छा सवाल है ये आपका। तो चलिए 127, और देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, और अच्छा हुआ कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसको और देख लीजिएगा तो और पूरा क्लियर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपको पहले दिया गया है कि एफ वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना, और आपको दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप माइनस के कैप, फाइंड वर्क डन। यानी आपको जो वेक्टर दी गई है, फोर्स वेक्टर जो दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी दी गई है, तो वर्क डन आपको निकालना है। तो आपको क्या पता है कि सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए कि एफ वेक्टर कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दे दिया गया है आई कैप माइनस के कैप। वर्क डन आपको निकालना। चलिए देखिए कितना आराम से निकाल सकते हैं इसको, कुछ नहीं है। देखिए हमें पता है कि एफ वेक्टर जब भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर दिया है वो भी यूनिट वेक्टर में, तो वर्क निकालना तो हमें पता है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर और जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है। हमने अभी आपको क्या बताया, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1, ठीक है ना, यानी एक्स डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में है। भाई सिंपल सी बात है, ये एक्स डायरेक्शन में है, दोनों एक्स डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 0 यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये देखिए ग्राफ, ये 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसी प्रकार आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0, के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0, और आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 0, यानी एक्स और वाई, वाई और जेड, ठीक है ना, और ये एक्स और जेड है, यानी कि ये क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई कैप और जे कैप मतलब क्या हो गया, देखिए आई कैप डॉट जे कैप का मतलब क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन, और जे कैप वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। कितना थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है ना। देखिए मैं लिख दूँ वैल्यू, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1, और कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 0। देखिए इसका ग्राफ भी याद रखिएगा, कॉस थीटा का ग्राफ ये होता है, आपने पढ़ा होगा 11 12 में। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया π/2, और ये हो गया आपका पाई, ठीक है। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू याद रखिएगा -1, बस इतना एटलीस्ट याद रखिएगा, बाकी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आई कैप डॉट जे कैप का मतलब समझ लिए, और उसी प्रकार जब जे कैप डॉट के कैप होगा, यानी जे मतलब क्या हो गया आपका वाई डायरेक्शन, और के मतलब क्या हो गया जेड डायरेक्शन, इसके जस्ट ऊपर इस तरह से आएगा तो क्या होगा 90 डिग्री, समझ रहे हैं, 3D समझ लिए, यानी कि ये आपका जेड डायरेक्शन, ये भी 90 डिग्री में होगा। तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद आपका आ गया आई कैप और के कैप, तो आई कैप क्या हो गया एक्स डायरेक्शन, और के कैप इसके जस्ट 3D सोचिए इस तरह से, मतलब जैसे कि ये आपका आई कैप हो गया एक्स डायरेक्शन, और उसके बाद क्या है के कैप है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये कितना आ रहा है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम उस तरह से बना नहीं सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाते हैं जेड डायरेक्शन में के कैप को। तो ये इसके बीच भी एंगल कितना है, तो ये भी 90 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास डाटा दिया है ये और वर्क डन निकालना है, तो वर्क की इक्वल्स टू था, तो इसके बीच क्या होगा डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों को। तो चलिए वर्क निकालते हैं। एफ कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पे देखिए क्या मिसिंग है, आई कैप जे कैप और के कैप मिसिंग है, यहाँ पे आई कैप जे कैप मिसिंग है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, जो मिसिंग है उसको भी 2i कैप प्लस 3j कैप, और के कैप मिसिंग है तो क्या 0 के कैप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बाद में ये 0 ही हो जाएगा, तो यही आ जाएगा एक्सप्रेशन। डॉट आई कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप है, ठीक है। अब आइए,
अब एक एक करके 2i कैप को पहले इससे डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर 3j कैप को इससे डॉट प्रोडक्ट करिए, और फिर 0k कैप से इससे करिएगा तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम आपको सिखा देते, एग्जाम में इतना आपको नहीं करना है। 2i कैप लिखेंगे और इसके बाद ये सारा वैल्यू लिखिए, i कैप प्लस 0j कैप प्लस माइनस k कैप, ठीक है। फिर उसके बाद 3j कैप है तो 3j कैप, इसको लिखिएगा i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। इसके बाद क्या है आपका 0, तो 0k कैप, और इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू क्या आएगा आपका 0 ही आ जाएगा, तो इसको लिखने का ज़रूरत तो नहीं है। अब आगे आइए, अब एक एक करके मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2i कैप और i कैप याद आ रहा आपको, आई कैप रहे, जे कैप रहे, के कैप रहेगा तो 1 आएगा, बाकी उसके जो भी रहेगा अपोजिट थीटा 90 डिग्री यानी कि 0 बस। अब 2i कैप है, यहाँ पे आई कैप है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, प्लस आई कैप और जे कैप अपोजिट है 0 डिग्री, सॉरी 0 90 डिग्री पे। 2i कैप और के कैप है, आई कैप और के कैप है तो भाई 0 लिख दो सीधा। प्लस माइनस देखने की भी जरूरत नहीं, हालांकि प्लस है तो यहाँ ये आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो कोई प्लस माइनस का मतलब बनेगा नहीं। फिर 3j कैप और आई कैप है तो जे कैप और आई कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3j कैप क्यों कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए क्या बोला गया 3j कैप डॉट आई कैप, समझिए, यानी आई कैप में मैग्नीट्यूड कितनी है 1 है, तो x इधर आपका कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। और 3j कैप यानी कि 3, एंगल कितना थीटा इक्वल्स टू 90, 90 यानी कि कॉस 90 क्या होगा 0, इसलिए 0। अब ये क्या 3j कैप प्लस 0j कैप, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, j डॉट j इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसे लिखे, देखिए 3j कैप डॉट 0j कैप, तो 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई किए क्या हुआ 0, इंटू जे कैप इंटू डॉट जे कैप डॉट जे कैप, तो 0 इंटू 1 क्या आएगा 0, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस 3j कैप और के कैप है, तो जे कैप और के कैप है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, ये केवल 2, इधर तो बाकी सारा कुछ 0 ही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच वन इज डूइंग मोर वर्क, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य करेगा, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन आप जो है बंदा अधिक कार्य करता है। आशीष है जो किसी काम को 1 घंटे में करता है, ठीक है ना, कोई काम है मान के चलते कि 10 जूल का कोई काम वो 1 घंटे में करता है, अविनाश उसी काम को 2 घंटे में करता है, यानी कि उसी 10 जूल वाला काम को अविनाश 2 घंटे में कार्य करता है, और राजू उसी काम को 3 घंटे में करता है, और आकाश उसी काम को 30 मिनट में करता है। कौन डूइंग मोर वर्क, मतलब कि इनमें से जो है कौन सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी टाइम से रिलेटेड आपको वर्क की बातें पूछ ली जाए तो आपको ये याद रखना है कि कार्य जो होता है कभी भी समय पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, याद रखना है आपको क्या, कि वर्क जो है आपका टाइम पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो दोनों एक समान, यानी कि जो भी है, ठीक है ना, सभी को कोई को सेम वर्क ही करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस ये मुझे याद दिलाना है कि वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है ना, समय पर निर्भर नहीं करती आपका कार्य। और कहीं भी हमने वर्क का जो फार्मूला पढ़ा कहीं भी टाइम आया नहीं था, ठीक। अब चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ का कंसेप्ट समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आता है, देखिए एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन को याद रखेंगे, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क डन, ठीक है ना। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा, मान के चलते हैं ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, इसका ग्राफ है, इसमें कोई कर्व आपको दे दिया गया है, मान के चलते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो इसका जो कर्व है तो इसमें एक आपको क्या करना है, एक लूप बनाना है, लूप बोले तो एक क्लोज सर्किल बना लेना है। तो इस प्रकार से आपने क्या बनाया, एक लूप या फिर क्लोज सर्किल बना लिया है इस प्रकार से। तो इसका जो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, आप इसका एरिया निकाल लेंगे और ये जो एरिया आएगा वही क्या हो जाएगा आपका वर्क डन आएगा, समझ में आया। को ये मतलब ये है कि एरिया अंडर क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो एरिया है, ठीक है ना, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ दिया गया, ठीक है ना, उसकी जो आपकी एरिया निकालोगे वही एरिया क्या होगा आपका वर्क डन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है।
क्लियर इतना। अब जैसे और भी कोई ग्राफ दे दिया जाए इस प्रकार से, मान के चलिए कि इस तरह से आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू दे हुई रहेगी कितना फोर्स है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको इसमें वर्क डन निकालना, तो ये जो आपकी एरिया होगी, ये जो एरिया आप निकालेंगे वही एरिया इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए यहाँ पे वही ग्राफ दी गई है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का देखिए ग्राफ दिया गया, ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया और आपसे पूछा गया है नेट वर्क डन निकालना है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन इधर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दी गई है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। तो इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो एक तो अगर आपको याद आ रहा है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, अगर नहीं आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, हालांकि याद होना चाहिए आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम यहाँ गंदा नहीं करते, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। इसको आराम से, आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, ये इजी है क्वेश्चन ग्राफ का। देखिए ये आपको दिया हुआ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया गया है, यहाँ पर कुछ डाटा दे दी गई है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन फोर्स की वैल्यू दी गई है। और इधर दे दिया गया है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10, 12, 14, 10, 12, 14 मीटर। अब वर्क डन निकालना, तो चलिए देखिए एक एक करके पहले हम वर्क निकाल देते हैं। एक तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल बन जाएगा। और एक ये, यानी एक एरिया 1 हो जाएगा, एक एरिया 2 और एक एरिया 3। तो एरिया 1 निकाल लेते हैं। एरिया 1 ट्राइंगल के कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है, ये बेस टोटल डिस्टेंस ऑरिजिन से लेंगे, जो भी लेंगे। देखिए ये और एरिया जो निकाल रहे कहाँ से निकाल रहे, यहाँ से ले रहे हैं ना, तो ये और डिस्टेंस लेंगे कितना है, तो 4 है, तो 4 हो गया। और बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितना है, ये हाइट देखिए, ये टोटल हाइट है, ये हाइट कितना है, तो 10 न्यूटन है, यानी कि 10, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 10 दूनी 20। एरिया 1 कितना आ गया, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाले हैं, ये क्या है आपका, ये जो बन रहा फिगर, ये जो क्लोज लूप जो बना है आपका, ये पूरा, ये क्या आपका एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ लिख लिए, बेस क्या होगा, बेस तो ये आपका है बेस, यानी कितना डिस्टेंस है, ये टोटल 4 है, देखिए 4 मैंने लिखा है। उसके बाद ये हाइट है, यहाँ तक ये वाला हाइट कहाँ तक है, 10 न्यूटन तक है, तो ये 10 यहाँ मैंने लिख दिया, तो एरिया 1 निकला। अब ये A2 है, A2 कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया A2 कैसे लिख देगा, L इंटू बी। तो A2 चलिए निकालते हैं। लेंथ ये टोटल होगा, ये वाला लूप बनेगा इसका, ये क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, या क्लोज आपको साइकिल एक बनाएंगे तो उसी का एरिया, कोई एरिया किसका निकलेगा, कोई चीज़ बंद होगा तभी तो उसका एरिया निकालेंगे ना, हालांकि खुले का भी निकालेंगे, लेकिन इसका हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, एक ट्राइंगल, या फिर अगर ट्रेपेजियम का अगर आपको फार्मूला है वो भी हम दिखा देते हैं डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा। पहले इसको देखिए A2 निकालते हैं, ये टोटल लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना है, 4 और 6, यानी कि इसके बीच के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, यानी टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 6, सॉरी लेंथ कितना हो गया, 6, और ब्रेथ ये कितना है, ये ऊंचाई 10 है, तो ये हो गया आपका 10, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 3 भी क्या आपका एक ट्राइंगल है, तो इसको भी निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस, ये कितना है 2, 2, 4, यानी ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना है टोटल हाइट कितना है, तो ये 10 है, तो 10, यानी कि 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, यानी एरिया 1 A2 A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा तो A1 कितना है 20 है, A2 कितना है 60 है, और A3 कितना है 20 है, यानी कि 20, 40, 100, ठीक है ना, यानी कि 60, 20, 80, 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, क्या आ गया, ये आपका एरिया आया। और हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये जो एरिया हमने पूरा टोटल निकाल लिया है, ठीक है ना, किसके अंदर निकाले, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का निकाले हमने एरिया। और ये जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल, यानी कि ये जो वर्क होगा इसका कितना हो जाएगा, नेट वर्क 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ पूरा। अब देखिए अगर आपको ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट बना लेते, क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड का क्या करते हैं, सम करते हैं और ये हाइट ले लेते हैं बाई 2, यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड, यानी कि ये आपका एक ये लाइन हो गया
और ये पैरेलल है दोनों, तो ये दो इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल कितना है 14 है, ठीक है 14 प्लस ये डिस्टेंस कितना है पैरेलल वाला का, तो 4 से 10 यानी कितना है 6 हो गया, इनटू हाइट, हाइट कितना है आपका 10 और बाई 2, ठीक है। तो 14 6 20 गुना 10 बाई 2 यानी कि ये कटेगा 10, 10 दहिया 100 जूल। तो ये आप मैथ में पढ़े होंगे, मैंने कहा ना कि केवल साइंस ही नहीं हम देख सकते, देखिए इसको मैथ से हम डायरेक्ट बना सकते थे। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद था तो क्या होता है, इसका एरिया निकालने के लिए जो दोनों साइड जो पैरेलल दोनों साइड है, देखिए पैरेलल है ना, ये वाला लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, पैरेलल लाइन है, तो दोनों का सम करते हैं और दोनों के बीच का जो हाइट है, ये वाला हाइट है, ठीक है ना, ये क्या हो गया इसका हाइट हो गया, ये हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और बाई 2 करते हैं, तो ये पैरेलल जो साइड है ये टोटल डिस्टेंस कितना है 14 है, तो हमने क्या किया 14 ले लिया, प्लस इस साइड को भी ऐड करेंगे जो पैरेलल साइड है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए इसका अगर टोटल डिस्टेंस बात किया जाए तो क्या है 4 से 10 है, यानी कि 2 4 6 यानी कि 6, और इनटू क्या करेंगे हाइट से, हाइट कितना है तो 10 और बाई 2, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुना 10 बाई 2 यानी कि 100 जूल नेटवर्क हो गया, ठीक है। अगला सवाल पाइए, ये अच्छा सवाल आपका, इसमें फंस सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, ये भी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि हाँ ये ग्राफ दे दिया गया, बोला क्या गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू 18 मीटर। देखिए यही सब अब एक्सपेक्टेड है, अगर क्वेश्चन को टफ किया जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बस इसके अलावा और तो कुछ नहीं करेगा। तो आपको जो निकालना है वर्क डन, ये ध्यान रखिए, जो वर्क डन आपको निकालना है किसके किसके बीच में, जो डिस्प्लेसमेंट आपका x इक्वल्स टू 0 से 18 मीटर तक। देखिए ये फोर्स का ग्राफ है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है 0 से लेकर 27 मीटर तक दी गई, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है केवल 0 से 18 मीटर तक ही आपको जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन जो हुई है, हिंदी में बोलेंगे इसको विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन आपका 0 से 18 तक, यानी कि ये 0 से 18 तक, यहाँ तक आपको वर्क निकालना है, यानी कि इसको हम पहले क्या करेंगे क्लोज लूप बनाते हैं, चलिए इसको फिगर में बना के दिखा देते हैं आपको। इस फिगर में उसको हम गंदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसको हम आगे भी यूज़ में लाएंगे। इस प्रकार से है आपका ग्राफ बना हुआ, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना हुआ, ये हो गया आपका 3 6 9 12 15 और ये आपका 18 ये 21, ठीक है। इस तरह से आगे जाएगा 24 27 उतना हमें काम नहीं है, इधर से ही हमारा काम हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा 10, ये हो गया 5 और नीचे भी आएगा -5 और -10, इतना से ही हमें काम हो जाएगा। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कहाँ x इक्वल्स टू 0 से 18 तक, ठीक है, यही निकालना है, यानी कि 0 ये आपका है, ये ओरिजिन है 0 से 18 यानी कि यहाँ तक निकालना। अब ये लूप बन गया, यानी कि एरिया जो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो शेडेड एरिया ये हमें एरिया निकालनी है और ये एरिया ही क्या हो जाएगा, ये एरिया किसका निकल रहा है फोर्स है, ये आपका क्या है फोर्स है और ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका वर्क के इक्वल होता है। तो ये एरिया हम निकाल लेंगे तो यानी हमारा वर्क डन निकल जाएगा। अब ये एरिया निकालना ही अच्छा चीज़ है, देखिए कैसे इसको निकालेंगे इसके एरिया को। सबसे पहले ये एरिया निकालते हैं A1, उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे A2 का, ठीक है। बस अब दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, या टोटल एरिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है वर्क डन के बराबर होता है। तो देखिए इसको सबसे पहले निकालते हैं, वर्क की बात की जाए टोटल क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। A1 निकालिए, ये क्या आपका A1 यहाँ से आया इस प्रकार से और इस प्रकार से A1 एक क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना है 12 है, ठीक है, और हाइट कितना है आपका 10 है, देखिए ये 10 है, तो हम इसको लिख दिए 10, क्लियर, प्लस A2। तो A2 में अब आइए, ये आपका एरिया हो जाएगा A2 का, ये टोटल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू ये बेस कितना है टोटल 12 से 18, यानी कि 12 से 15 3, 15 से 18 3, यानी कि टोटल 12 से 18 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 से 18 6, तो 6 इंटू हाइट, हाइट देखिए ये कितना हाइट है, तो देखिए ये आपका हाइट यहाँ पे देखेंगे यानी -5, ठीक है ना। तो हाइट क्या आ गया आपका -5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 छक 12,
2 तिया 6, तो 6 दहिया का 60 और ये हो गया -15, यानी कि टोटल 45 जूल हो जाएगा वर्क डन। समझ में आया? अब हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही ग्राफ को कुछ और भी तरीके दिया जा सकता है, इस प्रकार से भी दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, तो इसको एक लूप बना लीजिएगा। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, अलग से एक ट्राइंगल ये बन जाएगा आपका, इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह से भी हमने क्या कैसे बनाया, यहाँ से लिया ग्राफ, ये हो सकता है ऐसे बना दे ग्राफ, मतलब एग्ज़ाम में तो कुछ भी दे सकता है ना, वो तो हम नहीं जानते हैं। इस तरह से दे दिया जाए तो कुछ नहीं करेंगे आप, इसको एक क्लोज लूप बना लेंगे, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा आपका और एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, और इधर आपको डाटा दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की, इसकी एरिया इक्वल्स टू वर्क हो जाएगा। मतलब एक लूप बना लेना, एक क्लोज सिस्टम बना लेना, हमको एरिया निकाल लेना, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, 130 तक हमारा आज कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 131 क्वेश्चन, पूरा डिटेल हम लेके चल रहे हैं, एक बार पढ़ा दे रहे हैं ताकि अब फिर हम जब रिवीजन कराएंगे तो फटाफट निकलेंगे, और फिर जब आप क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे आराम से। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा सवाल क्या, बहुत अच्छा सवाल है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई टाइप के मैं डिस्कस कर देता हूँ, या एक टाइप लिया हूँ, बाकी मैं आपको बोल दूंगा, जिसको लिख लेंगे आप। क्या बोला गया, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अर्थ इन रिवॉल्विंग अराउंड सन इज, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने में किया गया कार्य, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमने में किया गया कार्य क्या है। देखिए इसको समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या है, आपकी पृथ्वी जो है द्वारा सूर्य के चारों, यानी कि पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमती होती है, सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है, तो मान के चल लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई पृथ्वी, यानी कि अर्थ। अब ये क्या कर रही है, इसके चारों तरफ इस तरह से इलिप्टिकल पार्ट्स में क्या करती है, घूमती है, आपको पता है ना, इस प्रकार से घूमती है। तो यही पूछा गया है कि ये जो अर्थ है, अच्छा ये जो अर्थ इस सूर्य के चारों तरफ घूम रही है इस प्रकार से, तो इस जो घूम रही है इसके द्वारा, जो अर्थ के द्वारा सन पर कितना कार्य किया गया है, आपसे वर्क का वैल्यू पूछा गया है। कब, वन रिवॉल्विंग, वन रिवॉल्विंग मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने पर, ठीक है ना। तो वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है भाई, और इंटू कॉस थीटा, ये भी आपको पता है। तो देखिए अभी एक चीज़ ये तो आप याद रखिएगा कि आपके दिमाग में आ रहा है कि फोर्स कहाँ यहाँ लग रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये आपका पेन है, ठीक है, और ये आपका ये कवर हो गया पेन का, तो इन दोनों के बीच में एक काम कर रहा होता है फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और ये किस कारण लग रहा होता है, तो ये आपका इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कहने का मतलब क्या है, उसका जो वेट है उसके द्वारा इन दोनों के बीच में आपका क्या लगता है, एक फोर्स लग रहा होता है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आप जब बैठे तो आपके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, आपकी जो पृथ्वी है, देखिए सिंपल सी बात है भाई, समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है, और यहाँ पर आप है, ठीक है। तो आप यहाँ नहीं हो रहते कभी भी, आप इसके पृथ्वी के जस्ट इस प्रकार से खड़े रहते, क्योंकि ये अर्थ क्या कर रहा था, पृथ्वी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता, ठीक है, और उसी प्रकार आप भी इस पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते, ठीक है ना। जस्ट न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन और उसके अपोजिट रिएक्शन होता है, ये एक्शन हो कर रहा है तो आप इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये आपका मास इतना कम है कंपैरेटिवली अर्थ। सिंपल सी बात है ना भाई, एक अगर ट्रेन है, मान के चलते हैं ये ट्रेन है, और यहाँ पर एक छोटा सा एक मतलब बाइक है, तो अगर इस ट्रेन और इस बाइक को अगर ये टक्कर करता है, मारता है, तो ये क्या करेगा, फेंका जाएगा, और यही बाइक इसको मारेगा तो कुछ होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार ये आप बाइक है और ये एक ट्रेन हो गया, तो ये जब फोर्स लगाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है ना। बट ये आदमी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही ये भी लगा रहा है, बट ड्यू टू मास, इसकी अर्थ की मास इतना अधिक होने के कारण इसको अपनी ओर नहीं किया, दोनों एक दूसरे के बीच एक अट्रैक्टिव आकर्षित फोर्स लग रहा होता है। उसी प्रकार अर्थ और सन के बीच में एक क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं वर्क की, तो वर्क में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट को देखिए, यहाँ से अर्थ चला और फिर इसके चारों तरफ घूम के वापस यहीं आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब ये देखिए दो वर्ड है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है और एक डिस्टेंस, इसको समझ लीजिए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन और डिस्टेंस बोले तो दूरी। देखिए यहाँ से आप चल के यहाँ आपको आना था, ठीक है, तो यहाँ से चल के आपको जाने का रास्ता इस प्रकार से था आपका, यहाँ नहीं, यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ आपको आना था, ठीक है, यहाँ पे था।
तो और एक तो आप इस प्रकार से चले, ठीक है, इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर इधर चले, फिर इधर नीचे 10 मीटर, फिर इधर आप 6 मीटर, इधर 4 मीटर, इधर 2 मीटर चले, यानी टोटल कितना चले 5, 10, 15, 6, 21, 4, 25, 2, 27 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर यहाँ से हम एक लाइन इस तरह से खींच देते, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो जाएगा। अब ये कैसे निकल जाएगा, ये इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, ठीक है ना। जो भी होगा इसका डाटा हम निकाल लेंगे। यानी ये जो डिस्टेंस आया आपका क्या आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब आइए देखिए, यहाँ से आपको यहाँ जाना था, तो ये आपका एक ही रास्ता है, इधर से गए तो डिस्टेंस भी क्या हुआ, आपने 10 मीटर, ये मान के चलते इस पॉइंट दोनों के बीच में डिस्टेंस था कितना, 10 मीटर, ठीक है, यही चले 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट आप बोलेंगे सर हम इधर से जाएंगे, नहीं, इधर से क्यों जाएंगे, इधर से जाइए तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और विस्थापन क्या होता है, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। यानी इस केस में आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी समझ में आया। और एक पॉइंट अब आइए यहाँ पे एक और समझिए, ये पॉइंट है आपका, और यहाँ से आपने चला, ठीक है, इधर गए आप, ठीक, और फिर वापस इधर इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है ना। अब बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया, ये आपने 10 मीटर इधर चला और इधर आपने 10 मीटर चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला, 20 मीटर चला। अब फिर अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट पर ही आप वापस आ गए, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, 0 था, वही था यहाँ पे करने का मतलब कि अर्थ यहाँ से चली और वापस वहीं पर गई, पहुँच गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, यानी वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसमें और क्वेश्चन आएगा, अभी देखिए हम बता दें इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अर्थ इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एक चक्कर, ठीक है ना, साफ मेंशन है, इन रिवॉल्विंग मतलब इन अ रिवॉल्विंग, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी तथा सूर्य के चारों तरफ घूमने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। अगर हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछ ले कि ये आपका क्या था, सन था और ये था आपका अर्थ, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा, तो ये अर्थ बोलेगा कि अभी आधी दूरी पर ही आई है, यहाँ पर ही अभी अर्थ आई है, मान के चलिए यहाँ पर ही आपका अर्थ आया। तो अब जो अर्थ आया है इस यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जो चल करके अर्थ यहाँ पर आई है सन के, तो इस अर्थ ने कितना कार्य किया, तो भाई इसमें फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा एक वर्ड टेंजेंट, हमने कहा ना कि साइंस और मैथ और रीजनिंग और जीके सब समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम केवल साइंस के टीचर है तो साइंस की तरह ही बस समझा देंगे कि इसके परपेंडिकुलर नहीं। देखिए परपेंडिकुलर होगा कैसे उसको भी समझिए। आपने पढ़ा था एक टेंजेंट वर्ड को ज्योमेट्री में, या फिर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, कि जब कोई एक सर्कल होता है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर जो कोई एक लाइन टच कर रही होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको हम टेंजेंट करते हैं, और सेंटर से उस पॉइंट पे जो आप लाइन खींचते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसी प्रकार मोशन में क्या होता है, यानी मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन में, याद रखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, अब भाई डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियली होती है, टेंजेंशियली होती है। तो कोई भी अगर सर्कल है उसमें आपको टेंजेंट खींचना है तो उसके एक पॉइंट को वो इस प्रकार से टच करेगी, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर मोशन है, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन है, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, इस प्रकार से आप डायरेक्शन देंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट में पूछ लिया जाए यहाँ पर डायरेक्शन बताना है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टेंजेंट लाइन खींचना होगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा तो यहाँ पर आपको एक टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पूछ लेगा तो आपसे एक टेंजेंट लाइन ही, यानी कि सर्कुलर मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेंजेंट लाइन खींचना होगा। उसी प्रकार कि इसके ऊपर अगर यहाँ पे अर्थ है आपकी, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट लाइन इस प्रकार से दिखा दी, इस प्रकार से, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, और ये आपका फोर्स है, फोर्स और ये आपका टेंजेंट लाइन सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वृत्तीय गति में जो विस्थापन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियली होती है, ठीक है ना, टेंजेंशियली होती है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है ये आपका, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप चाहे आधा कवर करिए, ये अर्थ आधा दूरी कवर किया हो, या फिर यहीं तक आया हो, या फिर यहाँ तक आ गया होगा, 3/4 कवर कर लिया हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर, वर्क क्या होगा आपका, हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर अर्थ यहाँ आया तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा इसके पास, ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर अर्थ यहाँ भी आया तो इसके बीच में फोर्स इस प्रकार से लग रहा होगा, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब
सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रही है, ठीक है ना, चाहे वो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया हो या आधा चक्कर कंप्लीट किया हो, ठीक है, इस प्रकार से, या आधा का भी आधा किया हो या 3/4 कवर किया हो, आपकी वर्क डन क्या आएगी, वो हमेशा 0 आएगी। ये पॉइंट आपको बताना था। अगले पॉइंट पे आइए। ये तो पॉइंट हमने क्वेश्चन किया भी है। अब देखिए जितना क्वेश्चन करेंगे आपके पूछा गया रेलवे में, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हमने कल बहुत अच्छे से समझाया, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स लगाने के कारण इसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। ये आपके पास एक रफ सरफेस है। अब आपसे पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मोशन के अपोजिट, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर और डिस्टेंस इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। थीटा क्या है, 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। ये कल बताएं, बहुत डिटेल आप देख लीजिएगा। अब देखिए किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल पे हम लोग तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ऊपर हमने रखा है दोस्त, इसके लिए टेंशन मत रखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज अ वर्क ऑफ 20 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो ये 20/18 का एलपी टेक्नीशियन का पूछा गया सवाल है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कौन एंगल पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है आपका। देखिए क्या होगा इसमें, दे दिया गया है क्या है कि अ फोर्स ऑफ 20 मीटर डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड फोर्स एंड डज अ वर्क ऑफ 20 जूल। यानी कि फोर्स दे दिया गया है आपको, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस, जो फोर्स लगाया 20 न्यूटन उसके कारण जो वस्तु 2 मीटर विस्थापित की, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। और पूछा क्या क्या है, एंड डज आ वर्क ऑफ 20 जूल। तो इसके लिए आपने कितना वर्क किया, 20 जूल। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट था यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इस प्रकार से यहाँ आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है ना, इसने कितना वर्क किया, 20 जूल वर्क किया। और इसने कुछ फोर्स लगाया था एक एंगल पे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है और इस फोर्स के बीच में एक एंगल था, इस एंगल की वैल्यू पूछी गई, ये फोर्स दे दिया गया 20 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क की वैल्यू दे दी गई है 20 जूल, फोर्स दे दिया गया है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया 2 इंटू कॉस थीटा। तो 20 कट जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री। मतलब कॉस थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है ना। 30 इक्वल टू √3/2 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया, इसका भी उत्तर सही हो गया आपका। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अगले सवाल पाइए, 134 क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। देखिए ये हालांकि एनर्जी का क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम देखिए समझाना चाहते हैं प्रैक्टिकली, कैसे हम लोग समझे थे प्रैक्टिकली कि ग्रेविटी, हमने कुछ चीज़ें पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेज्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको 10 मीटर हमने ऊपर उठा लिया, ठीक। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, समझिएगा। हमने कुछ चीज़ें कल देखिए बताया था, कुछ हमने क्या बताया था कि वर्क डन की कंडीशन बताई थी 0 की। एक कंडीशन क्या था कि फोर्स 0 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था आपको कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या बताया था हमने, 0 होता है। अब आइए इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट में इसका मास कितना है, 1 kg है, ठीक है, और 10 मीटर ऊपर ले गया है। 1 kg की ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपने कोई फोर्स लगाया होगा, ठीक है ना, बल लगाया, तब तो जाकर ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आया, ठीक है ना। ये आपका इस साइड पे आ गया है, कितना ऊपर आया, यहाँ से 10 मीटर अबव है, ठीक है, 10 मीटर अबव आ गया। लेकिन अब यहाँ से आपको पूछा गया वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर है भाई, ठीक है ना, और फोर्स भी इधर है। तो फोर्स कितना है आपका, फोर्स दिया हुआ नहीं, चलिए मान के चलते एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, यानी कि 10F वर्क हो जाएगा। अगर एफ दिया हुआ रहता तो उसको पुट कर देते, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ ध्यान से पूछा। देन आप जो सरफेस से क्या हुआ, वो ऊपर गया ऑब्जेक्ट, तो पूछा गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका,
सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे क्या लग रही होगी आपकी, ये mg, ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपको वर्क डन पूछा है, यानी कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखिए ये फोर्स कहाँ नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ ऊपर हो रहा है 10 मीटर, यहाँ थीटा कितना 180 डिग्री। वन 180 डिग्री कम्स कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, यानी कि एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा -f इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन यही आएगा इसका। अगर f की वैल्यू दे दी गई होती है, अगर मास दे दिया है g दे दिया है, ठीक है, तो मास आपको दे दिया गया 1 kg, तो मास लिख सकते हैं ना, या यहाँ पे m की वैल्यू क्या, सॉरी ये फोर्स कौन सा वर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, -m, माइनस लगेगा क्यों 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ लिखिए डिस्प्लेसमेंट। अब आइए m की वैल्यू दे दी गई कितना है 1 kg है, g की वैल्यू आपको लेना है कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है, ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है ना, देखिए 10 मीटर ऊपर गया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये हट गया, यानी कि 98 माइनस में आएगा, हमेशा याद रखिएगा जूल। और ये माइनस क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन पूछता तो पॉजिटिव आता है, लेकिन ये आया नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब देखिए इसको इतना नहीं भी करेंगे हम लोग, अब एनर्जी जब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ एक फार्मूला होता है mgh, यही फार्मूला होता है, देखिए mgh। एच क्या है, हाइट, हाइट बोले तो डिस्प्लेसमेंट, यही चीज़ है, यही यूज़ करते हैं। और जब ऊपर जाएगी तो हम लोग पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी तो ऊपर तो जा रही है, लेकिन हमें निकालना है वर्क डन किसकी, ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट, तो ये -mgh डायरेक्ट यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ को आपको समझा दिए हम, ठीक है, यही प्रैक्टिकली चीज़ हम आपको बोलते कि समझाएंगे आपको पूरे क्लास में। ये ऑब्जेक्ट था, इसको फोर्स लगा के, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ये फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा 0 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव। बट इसकी वेट के कारण आपसे पूछा है कि गुरुत्व बल के द्वारा निकालिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री बोले तो माइनस, यहाँ से निकल जाएगा। एफ क्या था आपका mg था, और एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर हो गया, 134 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला चलते हैं। अगला सवाल 135, ये भी पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में। द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन आपसे होता है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन कब होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विस्थापन बल की दिशा में होता है। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, विस्थापन बल के लंबवत होता है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स, यानी कि आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। और अंतिम ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो देखिए हमने कल बहुत अच्छे से बताया था तीन कंडीशन भी, तीन कंडीशन हमने क्या बोला था कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव वर्क बोले तो मैक्सिमम वर्क, ठीक है। फिर हमने बताया था थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ रही थी, जीरो वर्क, ठीक है ना, ये आपका वर्क क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। फिर हमने बताया था थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, यानी ये हो गया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि माइनस बोले तो नेगेटिव वर्क, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं मिनिमम वर्क, ठीक। तो यहाँ आपको क्या पूछा, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क कब होगी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विस्थापन और बल की दिशा में होती है, यही ऑप्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो भाई वर्क होगा नहीं है, वर्क भाई वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ सुनिएगा, आपसे कुछ और भी सवाल एग्जाम में पूछता है कूली वगैरह को लेकर के, तो देखिए सुनिए क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा इससे कि कोई व्यक्ति सूटकेस लेकर के खड़ा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति सूटकेस लेकर के खड़ा है, कहने का मतलब ये है, समझिए ये कोई एक व्यक्ति है, इस प्रकार से सूटकेस लेके खड़ा है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो ये अगर खड़ा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई बंदा है, कोई कूली है, ठीक है ना, कूली भार को लेकर के चल रहा है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक कूली बनाते हैं हम लोग,
ये कुली जो है भार लेके खड़ा है, ठीक है, और ये चल रहा है इस साइड, ठीक है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर है और भार को लेकर इधर चल रहा है। तो आपसे पूछा गया वर्क क्या होगा, डब्लू बताइए क्या होगा। तो भाई ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन, इसकी वेट बाहर नीचे लग रही है ना, mg नीचे लग रहा है, वेट ऑलवेज किधर लगती है, टुवार्ड्स दी अर्थ, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, यानी कि फोर्स नीचे हो गया और डिस्प्लेसमेंट इधर गया। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। यानी कोई व्यक्ति, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी कूली सामान लेकर के खड़ा है, अगर खड़ा है या सूटकेस लेकर खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो। कोई व्यक्ति या कोई कूली सामान लेकर के चल रहा है, आगे चल रहा है, तो लोड नीचे और डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन तो भी ज़ीरो होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति है और यहाँ पर मान के चलिए ये एक वाल है, ठीक है ना, ये आपका एक वाल है, इस वाल पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चढ़ रहा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, तो ये चढ़ रहा है यानी कि डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन वेट किधर काम आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो कैसा वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लेके चलिए, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, ये कोई घर है, यहाँ पे ये छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से डायरेक्ट कूद जाता है नीचे, तो फ्री फॉल हो गया। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, वो भारहीन, वेटलेस हो जाएगा। वेटलेस मतलब भारहीन, यानी कि फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या, बस इतना सारा क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे आराम से, बाकी ठीक है। कंप्लीट वर्क, देखिए अब वर्क के तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन देख लिए भाई, एक्सपेक्टेड भी और PYQ से भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे ऑलमोस्ट करा दिए। बाकी अब देखिए, जब हम अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे। एनर्जी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, चीज़ें समझने लायक है। फिर पावर करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे वर्क में की, एनर्जी में भी सब करेंगे थ्योरी के साथ, फिर क्वेश्चन पूरा, पावर में भी पूरा थ्योरी के साथ पूरा क्वेश्चन। और फिर क्या करेंगे, वर्क एनर्जी पावर में जितना भी ग्रुप डी में, LP में, JE में, NTPC में, SSC में आया हुआ अभी लेटेस्ट 22 में 18 तक, ठीक है ना, वहाँ तक सारे आपको करवा भी देंगे। तो बहुत मज़े आ जाएंगे भाई, आप जाके वह बना के देखिए तो सारे क्वेश्चन आपके बन ही रहेंगे। अभी वर्क क्या, एनर्जी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो नहीं कर रहा भाई, अटेंड करिए क्लास, मलाई है वो। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।